अब जो है हम लोग बात करेंगे कि हमारी आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, संतोष अभी कह रहा था कि थोड़ी अंग्रेज़ी कम, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में कम कंफर्टेबल हैं। ऐसा कौन है भाई जिसको भी? अच्छा, दूसरी बात, इफ़ यू डोंट वांट टू एक्सपोज योर सेल्फ, डोंट डू दैट। और ये है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, आप मुझे उसको ज़रूर पूछिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए। पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा, मैं उर्दू भी ठीक ठीक बोल लेता हूँ, उर्दू में समझा दूँगा। हाँ, कवि हूँ, लिखता रहता हूँ गज़लें, शेर, शायरी, तो सब आता है मुझे। लैंग्वेज मेरे लिए कोई बैरियर नहीं है, 5-6 लैंग्वेज बोलता हूँ। चलिए, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड इसमें अब देखिए कि आपको ये पता चला है कल, बेसिकली क्या पता चला है कि एथिक्स कहाँ से आया। तो एथिक्स आया कैसे? तो अगर आप एक ट्री बनाए, ट्री, फैमिली ट्री एथिक्स का, तो एथिक्स का फैमिली ट्री कैसे बनता है? आ जाओ बच्चों, एथिक्स का फैमिली ट्री कैसे बनता है? ये है एथिक्स या एथिकल प्रिंसिपल्स कह लीजिए। एथिकल प्रिंसिपल्स किधर से आ रहे हैं? इनके ठीक नीचे क्या है? मॉरल वैल्यूज, है ना? मॉरल वैल्यूज। आफ्टर द मॉरल वैल्यूज क्या है? वैल्यूज। आफ्टर द वैल्यूज क्या है? हाँ, बिलीव, है ना? बिलीव्स कहाँ से बन रहे हैं? या सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर एटसेट्रा। ठीक, तो यानी कि यहां से शुरू हुआ फैमिली, सोसाइटी, कल्चर एटसेट्रा। ओके, so it means that this tree is like that, like this। ये हो गया। का मतलब ये है, it also refers that if we really want to understand the essence and determinants, then we must know the values and beliefs। रूट तो यही है ना भाई, जड़ तो इसका यही है ना, यहीं से ये जा करके आगे बढ़ रहा है। उमर कोई दिक्कत हो रही तो बताना। पक्का सबको समझ आ रहा है? यहीं से जो वैल्यूज हैं बाद में मोरल वैल्यूज बनती हैं, नॉर्म्स बन जाते हैं, बाद में प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, है ना? और इसको हम लोगों ने अच्छे से समझा, प्रिमिटिव सोसाइटीज का भी एग्जाम्पल लेके समझा, है ना? तो इसका मतलब यह है कि अगर हमको एसेंस, डिटर्मिनेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो खैर बाद में देखेंगे, एसेंस और डिटर्मिनेंट्स देखना है, तो ये पूरा का पूरा चीज समझना पड़ेगा। यही तो एसेंस है इसका। क्लियर है? और डिटर्मिनेंट्स तो यही है, कम से कम वैल्यूज, दे आर डिटरमाइनिंग द एथिकल प्रिंसिपल्स। डिटर्मिनेंट समझते हैं ना? ठीक है, मैथ्स में भी डिटर्मिनेंट्स होता था, मैथ्स पढ़ा है किसी ने? उसमें डिटर्मिनेंट क्या करता है? किसी की वैल्यू को डिटरमाइन कर देता है ना, दैट्स इट। क्लियर? निर्धारित कर देना, यही करता है। ठीक, तो इसलिए अभी अपने को वैल्यूज पर बेसिक फोकस करना चाहिए। अब वैल्यूज तमाम तरह की हो सकती हैं। वैल्यूज में बी फैमिली, वैल्यूज में बी ऑफ सोसाइटी, वैल्यूज भी ऑफ कल्चर, है ना? सबका होगा, लेकिन उन सबके पहले इंसान का अपना वैल्यू सिस्टम, हमारा आपका, है ना? क्यों? क्योंकि वो हमारे आपके बिलीफ से बना हुआ है। क्लियर? इसलिए
हम सबसे पहले क्या पढ़ें? हम सबसे पहले इंडिविजुअल वैल्यूज पढ़ें, तो सोशल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, ये सब अपने आप क्लैरिटी के साथ हमको समझ में अपने आप आ जाएंगे। है क्लियर है? चलो फिर, तो वैल्यूज में आप एथिक्स के एसेंस और डिटर्मिनेंट्स को अभी हम लोग कर रहे हैं, और एसेंस में सबसे पहले हम लोग वैल्यूज की बात करने चल रहे हैं। इंडिविजुअल वैल्यूज, यस आते रहिए, वैल्यूज। अब वैल्यूज जो हैं, एज वी नो, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन सबका होता है, लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं पहले सबसे इंडिविजुअल वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यूज। इंडिविजुअल वैल्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, intrinsic and extrinsic. Intrinsic and extrinsic. You can say it external also, and this is internal also. Intrinsic and extrinsic. इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या हो सकती हैं? समझाना और थोड़ा सा समझना। बाई बर्थ तो कोई वैल्यू किसी को मिलता नहीं। बाई बर्थ अगर किसी को वैल्यू मिल जाए तो पैदा होते ही कपड़ा पहनेगा सबसे पहले। आप समझिए पहले, न पहले पहले वैल्यूज को समझिए। कुछ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है? कोई चीज का वैल्यू उसमें ही हो, ओके, उसको बाहर से किसी अप्रूवल की जरूरत ना पड़े। एनीथिंग विच इज वैल्यूएबल और विच इज अ वैल्यू फॉर अस डज नॉट नीड एक्सटर्नल अप्रूवल। जिसको बाहर से किसी तरह के अप्रूवल का जरूरत ना हो, वो होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। है जैसे, क्या आपके लिए आपके फैमिली से आपका एफिलिएशन बाहरी अप्रूवल का जरूरत है? तो ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का इंट्रिंसिक वैल्यू है। मैम, आई एम टेकिंग क्लास हियर, कैन आई टेक? थैंक यू मैम। सो उसका क्या हुआ? इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया आपका, क्योंकि उसके लिए आपको बाहर से किसी प्रमाण की अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि ये आपके लिए वैल्यूएबल चीज है। ठीक है? फिर ऐसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बाहर से अप्रूवल की जरूरत है क्या? सेल्फ एक्सेप्टेंस, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी होती है उनमें। मतलब यार, ये महिला, इसको बोल के आइए शर्लिन, प्लीज टॉक वेरी क्वाइटली। तो नीचे जाके बात कर ले।
मैं बोल ही रहा था एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल भी मिल गया। दिस इज द एग्जाम्पल। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ वॉट यू आर। क्लियर है? ये है सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस का कमी होना, डरा दिया तूने। है? ये रिजर्व किया गया था तो मुझे लग रहा था कोई तो आने वाला है। मुझे पहले पता होता तो मैं कुंडी लगा के रखता, तो कम से कम डरता तो नहीं मैं। चलिए, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम होता है, जबकि सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए भी हमको आपको किसी बाहरी आदमी का जरूरत नहीं है कि वो हमको आपको बोले कि नहीं नहीं तुम ऐसे हो। है तो है, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। तो ये भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। और याद रखिएगा कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आपको रिस्पेक्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप में सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो। सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपको दुनिया से रिस्पेक्ट दिलाएगा। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। अब अगर एक्सट्रिंसिक वैल्यू को देखें, और अरे यार एक बड़ा अच्छा डायलॉग याद आ गया एक मूवी का, अभी आपको पता चल जाएगा कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू में क्या फर्क है। आपने अगर देखी हो वो मूवी या तो डायलॉग सुना ही होगा, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पक्का पड़ा होगा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। गाड़ी, बंगला, कार, ये सब एक्सट्रिंसिक वैल्यू वाला चीज है, और माँ इंट्रिंसिक वैल्यू। बेसिकली ये है डिफरेंस दोनों में। अब तो मुझे नहीं लगता किसी को और समझाने की जरूरत है, नहीं ना? तो बस लिख दिया जाए, दोनों का काम खत्म करिए। Intrinsic values are the values that have value in themselves, that have value in themselves. Extrinsic क्या है? They require external approval or reward. ठीक है, इधर एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, affiliation to family, सेल्फ रिस्पेक्ट। इंट्रिंसिक का है शर्मा जी? हाँ, affiliation to family, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो भी लिखना है सेल्फ वाला लिख सकते हैं। इधर वेल्थ, इधर लिख दीजिए वेल्थ, स्टेटस, स्टेटस तो सारे स्टेटस, प्रेस्टीज, ये सब चीज है। अब जरा देखिए कि ये जो एक्सट्रिंसिक वैल्यूज हैं ये फ्लैक्चुएट भी करेंगी और सिचुएशन सिचुएशन डिफर भी कर जाएंगे कि नहीं? करेंगी ना?
अब इसको ऐसे समझो कि इसका भी एक अपना पर्सनल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि 2012 में पहली बार मैंने अपने कमाई से कार खरीदी। तो जब कार खरीदना था तो बजट में भी खरीदना था। तो मेरे कई दोस्त सबने कहा अरे यार डिजायर खरीदो, डिजायर खरीदो, डिजायर खरीदो। और मैं दिल्ली में रहता हूँ। सीएनजी उस समय 27 रुपए केजी थी दिल्ली में, सब्सिडी के साथ। और जो है वो एक ऐसा टाइम था कि जितनी भी ये क्या नाम है आपकी एयरलाइंस थी सब घाटे में थी। विजय मलाई का माल्या, उनका जो है किंगफिशर जो है वो डूब रहा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में एक मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने रखी। तो उसमें जितने भी सीईओ, अब ये सब मेरी घटना, ये सारी घटनाएं हो रही मेरे कार खरीदने के पहले। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी करता हूँ, सर्वे भी करता हूँ, रिसर्च भी करता हूँ कोई काम करने के पहले। आदत में, नेचर ही है मेरा। मतलब इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। मतलब मुझे कुछ करना है तो वो अपने आप होने लगता है, वो चीज होने लगती है। अब देखिए कि उस मीटिंग में एक जो है एयरलाइंस वाला जो उस दौर में भी, उस रिसेस में भी प्रॉफिट कमा रहा था, वो भी पहुंचा और बाकी भी पहुंचे। तो जब वो सीईओ पहुंचा जो प्रॉफिट कमा रहा था, इंडिगो एयरलाइंस, वो प्रॉफिट कमा रही थी, वो पहुंचा तो कैसे पहुंचा दिल्ली में? तो वैगनआर सीएनजी खुद ड्राइव कर, और बाकी जितने सीईओ थे सब लंबी लंबी बीएमडब्ल्यू, क्यू क्लास, एस क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, मर्सिडीज, उससे पहुंच रहे सोफर के साथ। इवन इन द मीटिंग जब ये बात हुई कि भाई आप कैसे प्रॉफिट कमा रहे, तो उसने कहा देखो साहब, हम तो हैं पारसी, हमको एक चीज सिखाई गई, अगर कमाई नहीं है, कमाई कम है तो खर्चे कम कर लो। मेरे यहाँ जितने भी पिकअप्स एंड ड्रॉप्स होते हैं सब वैगनआर सीएनजी से होते हैं, क्योंकि दिल्ली में हम रहते हैं। मुंबई में वहाँ भी यही करते हैं। तो जिस पायलट को हमारे यहाँ नौकरी करनी है वो उसी कार से आए, और नहीं तो ना आए, कहीं और ज्वाइन कर ले। और पायलट ये कह सकता है कि साहब तो खुद तो अपना आते हैं मर्सिडीज से और हमको कैसे ले जाएंगे इससे, तो हम भी अपना इसी से चलते हैं। तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू, अब जरा उस मीटिंग में समझिए किसको सबसे ज्यादा मिला। वो जो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में चल करके अपनी कंपनी को घाटे में रखे थे, या जो वैगनआर सीएनजी पे चल के कंपनी को फायदे में रखा था, उसके एम्प्लॉइज को वो बोनस भी दे रहा था, इंसेंटिव्स भी दे रहा था, और टाइम पे सैलरी भी दे रहा था। कौन पाएगा ज्यादा एक्सट्रिंसिक रिवार्ड? डेफिनेटली वही पाएगा। तो ये क्या हुआ, ये फ्लक्चुएट करता है सिचुएशन। आइए, अच्छा हाँ, मुझसे बात करनी है। हाँ आ रहा हूँ सर।
भी नहीं पाया वो। तो इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या करेंगी, फ्लैक्चुएट करेंगी। इसका मतलब ये है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू तो कह रहा हूं, अच्छा तो गलत कह दिया। एक्सट्रिंसिक वैल्यूज फ्लैक्चुएट करती हैं क्योंकि उसको बाहर का अप्रूवल चाहिए, और बाहर का अप्रूवल सिचुएशन बेस होता है। कई बार जो है वो आपको अप्रूव कर सकता है और कई बार नहीं कर सकता। लेकिन उस घटना ने मेरे दिमाग में ऐसा असर डाला कि मैंने डिजायर खरीदने का प्लान कैंसिल करके वैगनआर सीएनजी खरीद। और आपको मैं बता दूं, मैं इतना खुश हूं कि मतलब मेरा मन करता है कि अगर मुझे बदलना हो कार तो फिर मैं बदल के सब वैगनआर ही ले लूं। अब वैल्यू लोग कम देता है कार का, तो भाई उनके लिए होगी कार की वैल्यू, मेरे लिए तो कार एक जरूरत है। दैट्स इट। कार में कौन सा लग्जरी होगा, जिसको उसमें फील होता है वो खरीद सकते हैं। वो उनको एक्चुअली उनको एक्सटर्नल रिवार्ड चाहिए, उनको बाहर से रिकॉग्निशन चाहिए। और जो व्यक्ति खुद में अंदर से ही रिकॉग्नाइज्ड फील करता हो, मस्त रहता हो, ज्ञान रखता हो, उसको बाहर वाले तो मूर्ख ही दिखाई देंगे ना। ये देखो मूर्ख आदमी। अरे जिनको आप सब नहीं आप सब नहीं भाई, आप सब तो अच्छे लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। कितने भी करप्ट हो जाएंगे तो थोड़ी तो सर्विस कर ही देंगे ना सोसाइटी की। कितने भी करप्ट होंगे तो थोड़ी सर्विस तो देंगे ना सोसाइटी को। तो आप पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ तो काम करेंगे ही, चाहे जितने करप्ट हो जाएं। अब करप्ट होंगे कि नहीं ये भी समय का ऊपर डिपेंड करता है। पता नहीं ऐसी सिचुएशंस आ जाएं कि आप चाह कर भी करप्शन ना कर पाए। ऐसा हो सकता है। इट इज बट ऑब्वियस, जैसे आज की डेट में इंडिया का जो रेवेन्यू से रिलेटेड जितना भी रेवेन्यू कमिश्नर है, मतलब जितना भी आईआरएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, वो लोग वो चाह कर भी करप्शन नहीं कर सकता। 760 जो ऑफिसर्स को घर भेजा ना मोदी गवर्नमेंट ने, उनमें से 576 केवल कमिश्नर्स हैं, टैक्स वाले। और ये बात मीडिया में नहीं आएगी, उनका ऐसे समझ लो कि उनका कच्चा बनियान ही उतार लिया गवर्नमेंट ने। न ग्रेच्युटी, न पेंशन, न कुछ नहीं। घर नहीं बेचवाया उनका, इतनी गवर्नमेंट ने कर दी मेहरबानी। तो इसलिए आप समझिए कि सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि आप ना कर पाए करप्शन। अब जीएसटी का कलेक्शन आप देख रहे हैं, हाथी की तरह फैलता चला जा रहा है। और कब, जब पूरी दुनिया की आमदनी कम है। 18 महीने कोरोना के कारण ऑलमोस्ट सारे सेक्टर बंद रहे, केवल ग्रोसरी को छोड़ करके और हेल्थ के, दवाइयों को छोड़ करके। तब भी जीएसटी कलेक्शन इतना ज्यादा।
का मतलब कुछ तो गड़बड़ा था, इसको ठीक करने की कोशिश कर। इसीलिए सबको सबसे ज्यादा आवश्यक यह लगता है कि ये गवर्नमेंट चली जाए बस। मैं तो बहुत सारे ऑफिसर्स, आप तो जानते हैं, आप ही लोगों को पढ़ाता हूं तो ऑफिसर्स ही बनते हैं सब। बहुत सारे, एक ऐसा आईपीएस पाया गया है, और नाम नहीं लूंगा, मैंने पढ़ाया था, मेरा दुर्भाग्य है उसका मेरे लिए, भाग गया वो, हेडक्वार्टर छोड़ के नहीं, कंट्री छोड़ के भाग गया, पकड़ा गया और रिश्वत में, उसके बाद उसकी जांच शुरू हो गई, जेल चला जाता, भाग गया कंट्री छोड़ के। प्रॉपर आईएएस, अरे सॉरी आईपीएस, कंट्री छोड़ के भाग गया। गवर्नमेंट लेकिन उसको भी खोद रही है, लाएगी जरूर। ये हालत है। तो ऐसा नहीं है कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू हमेशा एक जैसी रह सकती है, ये बदलती है। और ऐसा भी हो सकता है, एक और रीजन है इसके बदलने का, ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी का कंसिडरेशन ही बदल जाए। आज सोसाइटी जिन चीजों को वैल्यू दे रही है ना, मसल पावर एंड मनी पावर, कल को हो सकता है सोसाइटी मसल पावर और मनी पावर को वैल्यू देना बंद कर दे। तो जिस दिन सोसाइटी मसल पावर और मनी पावर को वैल्यू देना बंद कर देगी, उस दिन ये सब बेमानी हो जाएगा, हो जाएगा ना। भाई बिल गेट्स ने इतने पैसे छापे, फिर उसके बाद उसने जब मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन बनाया, तो उसके पीछे पीछे जाने कितने लोग उसके फाउंडेशन में अपना सब दान कर दिया। The entire money has been donated. तो ये भी हो सकता है ना। तो दिस इज द रीजन व्हाई एक्सटर्नल वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है ये एक्सटर्नल अप्रूवल पर डिपेंड करती है। एक पॉइंट और लिख दिया जाए, इट माइट चेंज एंड फ्लक्चुएट, might change and fluctuate. It extrinsic, I'm sorry, extrinsic, अगर मैंने इंट्रिंसिक बोल दिया है तो माफ कीजिएगा। एक्सट्रिंसिक वैल्यू की बात हम लोग कर रहे हैं, माइट चेंज एंड फ्लक्चुएट एज इट डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स। अब इसको ऐसे भी समझ लो, एकदम बहुत पर्सनलाइज हो करके, कि आप जो है सुंदर हैं या नहीं हैं, ये बड़ा परेशान करता रहता है आपको, है ना। आप अंदर से ये मान लें कि मेरे से अच्छा सुंदर कोई है ही नहीं, तो फिर आपको अच्छा, और ये तभी तक आपको लगता है जब आपको अपनी सुंदरता की किसी और से अप्रूवल की जरूरत हो। क्या खूबसूरत हुई भाई, वाह वाह वाह, बड़ी खुश, बड़ा तारीफ कर दिया। जिस दिन आपको ये लग जाए कि मुझे तो किसी की तारीफ की जरूरत ही नहीं है, हम तो इंटरनली बहुत सुंदर हैं, अंदर से हमारे अंदर इतने अच्छे ट्रेड्स हैं कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड, फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी दिन से आपको दूसरे का अप्रूवल अपने बारे में लेने की जरूरत खत्म हो जाए। मैं कई बार बोलता हूं क्लास में, भैया देखो मैं अच्छा टीचर हूं, ये मुझे मत बोला करो। क्यों? मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं बहुत अच्छा टीचर, और तुम अच्छा बोलोगे सर बड़ा अच्छा पढ़ा दिए। अरे भाई मैं बहुत बहुत अच्छा हूं, आई एम एक्सेलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
तो हमको सर्टिफिकेशन की जरूरत बाहर से नहीं होती। तो होता क्या है कि मैं अपने पेशे में, अपने काम में हमेशा मोर देन 100% देने की कोशिश करता हूं। तो एक्सटर्नल अप्रूवल की चीजों को भी अगर आपने क्या किया, आपने इतना इतना जीरोड कर दिया, तो आप फिर लाइफ में मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है, लोग क्या कहेंगे वाला काम खत्म होगा। चलिए, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज का इतना बड़ा महत्व है। अब जरा आ जाइए इंट्रिंसिक वैल्यूज में। इंट्रिंसिक वैल्यूज आपकी अपनी है, आपके अंदर में है, आप इसको अंदर से फील करते हैं, यू फील इट फ्रॉम योर इनर सेल्फ। तो जो चीज आप अंदर से फील कर रहे होंगे, जब भी कोई जजमेंट लेना होगा, खास करके मोरल जजमेंट, तो अंदर वाला काम आएगा कि बाहर वाला? मोरल जजमेंट लेने में कौन सा काम आएगा? अंदर वाला काम आएगा, बाहर वाला नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, एथिक्स के कंटेंट जो है, जो भी आपको गूगल बाबा पर मिलते हैं, दे आर वेरी वेरी पुअर कंटेंट, बहुत घटिया हैं, यहां तक कि गलत भी है। उनसे बच के रहिए। मैं जो एथिक्स का, एथिक्स का फिलॉसफी वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वैसे भी बता दूं, एक बुक है विलियम लिली की लिखी हुई, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रही हैं, उनकी बुक से मैं पढ़ाता हूं और उसी को फॉलो करता हूं। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको किसी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल एक छात्र ने मुझे दिखाया, जिसने पूछा भी था कि हार्ड एंड फास्ट रूल मोरालिटी में लगेगा कि एथिक्स में लगेगा, पता नहीं है नहीं आज। तो उन्होंने वो इसलिए बताया कि क्लियर आईएएस पे उनका लिखा हुआ था। फिर बाद में क्लास के बाद वो मुझे मिले भी, तो मैंने उनको खुद ही कहा कि आप लॉजिक लगाओ। एथिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं और सिद्धांत तो बदलते हैं क्या? सिद्धांत तो वैसे ही रहते हैं, प्रिंसिपल्स तो प्रिंसिपल्स हैं। चाहे आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करिए और चाहे आप सोशल साइंस के प्रिंसिपल्स की बात करिए। अब उसमें उसने गलत लिखा था, उसने लिखा कि हार्ड एंड फास्ट रूल मोरल में लगता है, तो लॉजिकली इनकरेक्ट हो गया ना। लेकिन वो क्लियर आईएएस कोई साइट है, उसने लिखा हुआ था। अब मैं आप सबको अपने बारे में कितना बताऊंगा? मैं बता ही नहीं सकता, मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि बार बार बोलने पर वो सेल्फ प्रेजिंग टाइप हो जाता है। बाकी इतना समझ लीजिए कि मैं जिनको जितने मार्क्स बोलता हूं, उतने मार्क्स आते हैं यूपीएससी में। एक आईएएस और एक आईपीएस जो हैं आज मेरे पास आए 2008-9 में, और उनकी एक ही डिमांड थी कि सर हमको पवैड में 300 मार्क्स दिला दो। इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ चुके थे, द सो कॉल्ड टॉप, जिनका नाम टॉप टीचर्स में था। और जब मैं अपने इंस्टीट्यूट चलाता था, तो वहां पर यही होता था कि मेरे पास सारे हारे थके मुसाफिर आते थे। तो कारण यह था कि मैं द हिंदू के फ्रंट पेज पर जब अपना ऐड देता था, तो उसमें लिखता था मार्क्स नहीं तो पैसे वापस। पूछना कभी बसर भाई से, बताएंगे आपको। एक कल्लाउता इंस्टीट्यूट, लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ये आप गलत कर रहे हैं, ये बिजनेस हम लोगों के लिए खतर गलत कर रहे हैं। बाकी इंस्टीट्यूट के लोग बोले, हमने कहा आप करिए अपना आप काम, मैं, मेरा बिजनेस एथिक्स कहता है कि मैं ऐसा करूंगा।
आया चंदन झा आईपीएस झारखंड, रविंदर कुमार आईएएस उत्तर प्रदेश। दोनों दोस्त हैं। चंदन झा आए पहली बार मिलने, उनको उसके पहले प्रीवियस मेंस में 212 मार्क्स आए थे पवार में, और रविंदर कुमार को 210। फिजिक्स दोनों का ऑप्शनल, एक का फिजिक्स, चंदन का फिजिक्स ऑप्शनल था, उसका ज्योग्राफी था। दोनों 350 क्रॉस थे दूसरे ऑप्शनल में। उस समय 2 ऑप्शनल का दौर था। मुझसे बोला तो मैंने चंदन जी से कहा कि आप एक काम करिए, लिखिए जरा कि वाई यू वांट टू बी एन आईएएस। डर लगता है जब हम सामना करते हैं इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, तो पता नहीं राइटिंग स्किल कैसी है। मैं लिखा तो बोला सर 300 दिला देंगे ना? हम कहा नो भाई सर। हमने कहा यू विल गेट 310। उसको 312 मार्क्स आए थे, आईपीएस है, नंबर ले लीजिए, फोन करके पूछ लीजिए। वो लौट के गया, अपने दोस्त को ले आया, रविंदर कुमार को बोला यार वही सेलेक्ट कराएगा लगता है, तो सीधे बोल रहा है 310 आएंगे। रविंदर कुमार आए, बोले सर मुझे कितना मिलेगा? हमने कहा आप भी लिखो। कि राइटिंग इतनी अच्छी थी कि जैसे लगा कि टाइप कर दिया है। मर्चेंट नेवी में कैप्टन था, जॉब छोड़ के आया था। मैंने कहा यू विल गेट 315। उसको मिले थे 317। और अभी मैंने कुछ काम नहीं किया था उनके लिए, बाद में काम किया। तो अब कितनी बातें बताएंगे आपको। उस धैर्य के साथ पढ़ लीजिए, अपनी नोटबुक बना लीजिए। अगर तुम्हारे आयोग ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो तुम्हारे रीच में नहीं होगा, नहीं लिख पाओगे उसका आंसर, मुझे फोन कर देना, उसी दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दूँ। इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता। ठीक, तो मस्त रहिए, जो समझा रहा हूं उसको समझिए, अपनी नोटबुक बनाइए। औकात नहीं है किसी आयोग की कि आपके बियॉन्ड क्वेश्चन पूछे, गारंटीड। चलिए, गारंटीड। तो मोरल जजमेंट लेने में आपके इंट्रिंसिक वैल्यूज काम आती है, लेकिन मॉरल जजमेंट लेने में आपको हमेशा डेविएट करता है कौन? ये एक्सट्रिंसिक। नहीं समझे भाई? जनता की सर्विस करें या रिश्वत लेके अपना करोड़पति बन जाए? एक्सट्रिंसिक वैल्यू ये क्या कर रहा है? आपको डेविएट कर रहा है। इसलिए एक अच्छा मॉरल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए मैंने आपसे यहां तक कह दिया कि आप खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं, इसका भी डिसीजन खुद करिए। किसी दूसरे को ये हक दीजिए ही नहीं, वो बताए कि आप हैंडसम हैं या खूबसूरत। अब आप हमेशा मॉरल जजमेंट लेंगे, तब आप जान जाएंगे कि क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता। और पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता, लेकिन उन कंपनियों का आप देखिए कितने अरबों खरबों में घूम रहे। चलिए, ये जो लैक्मे है ये पहले लक्ष्मी था, बाद में इसको लैक्मे बना दिया। जमशेदजी टाटा की एक बहू थी, उसी ने शुरू किया था इसको। तो चलिए यहां लिख दीजिए कि इट, यहां लिखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग मोरल जजमेंट्स। इंट्रिंसिक में लिखेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग मोरल जजमेंट।
हाँ आइए, अरे आइए भाई, अरे तुम हो, चलो सुनो ना, मैं बोलता भले रहता हूँ, किसी को लौटाता तो हूँ नहीं। सर पर आपका बोलना सही। हाँ बोलता तो मैं हूँ, सही तो बोलूंगा ही। चलिए रिपीट करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग मोरल जजमेंट्स। ठीक है, अब जरा नीचे आ जाइए, न्यू लाइन, नीचे मतलब सीढ़ियों के नीचे थोड़ी जाना है। द न्यू लाइन, इंट्रिंसिक वैल्यूज आर कंसिडर्ड। अब आप इंट्रिंसिक के बारे में लिख रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज द बेसिस फॉर मेकिंग मोरल जजमेंट। Especially in consequential theory of ethics। consequential theory of ethics। बाद में पता चलेगा ये क्या है, चिंता ना करिए। extrinsic values contribute to fulfill the intrinsic values। अब इसमें नहीं चलेगा, नीचे नया लाइन में लिखना पड़ेगा। It is clear that in human life, intrinsic values are the ends and नहीं ends, I'm sorry, ends, while extrinsic values are the means। extrinsic values are the means to achieve those ends। कुछ कंफ्यूजन हुआ? चलो, मैंने एक शब्द लिखवाया है, इन ह्यूमन लाइफ। सामान्य व्यक्तियों के, हमारे आपके कॉमन ह्यूमन बीइंग के लाइफ की बात है ये, उन लोगों की बात नहीं है जिनको, जो सोसाइटी से, सोशल रिकॉग्निशन से बियॉन्ड है, मतलब साइंस की बात नहीं है ये कॉमन लोगों की बात है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? एफिलिएशन टू फैमिली। पैसा नहीं कमाओगे तो फैमिली आपको किक आउट कर देगी। नहीं समझे भाई? एटलीस्ट सब्सिस्टेंस लेवल तक के लिए तो चाहिए ही चाहिए पैसा, जीवन चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए क्या होता है, ये रोल प्ले करता है एज अ मीन्स, ये साधन बनता है, ये इंस्ट्रूमेंट बनता है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। आगे लिखिए। बट इट इज फॉर द जनरल ह्यूमन लाइफ।
जनरल ह्यूमन लाइफ, not for the saints like people, not for the saints, saints, like people who are above, beyond नहीं, above all external recognition और अप्रूवल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि वैल्यूज आपकी सोसाइटी की, कल्चर की, फैमिली की, है ना। तो नेक्स्ट सब हेडिंग विल बी वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है, इसमें रिलीजन सब आ जाएगा। वैल्यूज ऑफ सोसाइटी लिख दीजिए 2 लाइन। एवरी सोसाइटी, भाई एवरी इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ना, क्लियर है ना भाई। आपने इंडिविजुअल वैल्यूज समझ ली, अब सीधे आप समाज के, सोसाइटी के मेंबर हो गए। तो अब जो सोसाइटी में आप हैं वो वैल्यूज क्या करती हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ये बात हम लोग करने चल रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है क्या? चलिए, तो सोसाइटी, एवरी सोसाइटी हैज सम सेट ऑफ values, some set of values that play several type of roles in society. तो अब एक छोटा हेडिंग फिर से बनाइए, फंक्शंस ऑफ वैल्यूज। फंक्शंस ऑफ वैल्यूज, it is values that build societies, and integrate the social relations. किसी को इस बात में कोई डाउट है? नहीं है। क्या आप अपने सोशल रिलेशंस किसी क्रिमिनल से बना के रखे हैं? किसी का दोस्त कोई क्रिमिनल हो, है क्या? क्यों उमर खुश हो रहा है? उमर का है कोई, है क्या कोई? अगर होगा भी, मान लो पहले दोस्त रहा होगा, बाद में क्रिमिनल हो गया, तो आप क्या करते? आप फिर बचने की कोशिश करते हैं, आप अवॉइड करते हैं। और ये होना भी चाहिए। नहीं, पता चला हमारे यहाँ कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, घुन के साथ गेहूं भी पिस जाता है, जो भी कह लीजिए। गेहूं आपके यहाँ कनक होता है ना, कनक के साथ वो जो खराब वाला कनक होता है वो भी पिस जाता है। तो खराब कनक के साथ सही वाला कनक भी पिस जाता है, पिस जाता है। होता नहीं कि किसी क्रिमिनल को ढूंढ रही है पुलिस, नहीं मिला तो उसके दोस्त को उठा लिया, उसके फैमिली वाले को उठा लिया, सबको उठाया और गरम कर दिया। कहाँ है बताओ? लेना एक न देना दो, फंस गए। ठीक, तो इसलिए जो है आप क्या करते हैं, सोशल रिलेशंस अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। यहां तक कि आप अगर देखेंगे तो आपके फैमिली मेंबर्स आपको जिस स्कूल में भेजे होंगे वो भी बड़ा सोच विचार के भेजे होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी भेज देंगे। क्यों? क्योंकि वहां किस तरह का सोशल रिलेशन होगा,
सीधी बात है। अभी मेरे साहबजादे हैं, इनको मुझे बोर्डिंग भेजना है, इस बार भेजूंगा मैं, तो इनको भेज रहा हूँ ऐसे स्कूल में जो एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर सके। अब पता चला हम दून भेज दें, तो वहाँ के गार्जियंस आएंगे मर्सिडीज से और इनका बाप जाएगा वैगनआर सीएनजी से। तो इनमें क्या पैदा हो जाएगा? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा। आइदर और कहेंगे मर्सिडीज खरीदो, होगा ना भाई। ये भी आपको अपनी वैल्यू के हिसाब से बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये हो जाता है कि आप सोशल रिलेशंस भी अपनी वैल्यूज के हिसाब से बनाते हैं। शादियां वादियां भी वैसे ही करते हैं, हर चीज। अब हमारे यहाँ शादियां ढूंढी जाती हैं तो सबसे पहले ढूंढा जाता है, भैया वेजिटेरियन खानदान ढूंढो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, बाद में सब होगा। क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या खाता है, क्या खिलाएगा, बाद की बात है। पहले वो वेजिटेरियन है कि नहीं ये ढूंढो। अभी एक भतीजी का 1 साल से यही हो रहा है, पता चलता है वेजिटेरियन, बाद में पता चलता ना सब खाता है। तो जिनके घर के बच्चों को नॉनवेज देख के वॉमिटिंग आ जाए, उनको आप कैसे भेज सकते हो भाई? वैल्यूज के हिसाब से सारे सोशल रिलेशन बनते हैं। ये क्लियर हो गया? चलिए सेकेंड पॉइंट, वैल्यूज। कुछ सवाल है? बोलो जल्दी बोलो, कुछ भी है तो जल्दी बोलो। दिमाग में कोई सवाल मत रखना, क्योंकि मेरा नाम वैसे ही जाए सवाल, ठीक है? चल, they contribute and play great role in the conduct of individuals in social life। अब कल वाला एग्जांपल ले लीजिए जो हमने नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट्स का दिया था। तो हम अपनी सोसाइटी में तो ऐसा नहीं करेंगे। जहां वो नहीं प्रैक्टिस में है वहां तो हम नहीं करेंगे ना, वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम यूरोप वाला हग एंड एक्सचेंज ऑफ किसेस भी नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत पिट जाएंगे आप। तो ये क्या करते हैं, ये हमारा कंडक्ट सोशल लाइफ में कैसा हो इसको भी डिसाइड करते हैं। हाँ, यहां गले मिलेंगे तो आप मेन और मेन वुमेन गले मिलते हैं। इस्लामिक कल्चर में तो गले मिलना है, और बोशा भी ज्यादा रिस्पेक्ट देना है, तो है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला पॉइंट, दे आर जेनेरिक इन नेचर। They are generic in nature. For example, all the social actions are made up of individual and
social responses, and attitude. एटीट्यूड के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अगला लिखिए। किसी को कहीं कोई क्वेश्चन मार्क आएगा तो तुरंत पूछेगा। वैल्यूज प्ले great role in making ideal dimensions of personality and even of society and culture. Society and culture. And even of society and culture. आपको पता है कोई कल्चर कितना डेप्थ वाला है ये उसकी वैल्यूज ही बताती है। जैसे आज आप देखिए तो जिन चीजों को सुपरस्टिशंस कह करके रिजेक्ट किया द सो कॉल्ड रेशनलिस्ट इन इंडिया ने, नासा रिसर्च कर रहा है। यहां तक कि यूएस के साइंटिस्ट ने यह भी रिसर्च कर लिया कि भाई जो इंडिया में जब ये कहते हैं कि बिल्ली आगे से निकल गई तो थोड़ा रुक को अपने यात्रा पर मत जाओ, वो भी सही है क्योंकि बिल्लियों को खतरे का अंदाजा पहले लग जाता है। वो रिसर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ गांव गांव गली गली बच्चा बच्चा कहता है अरे बिल्ली रुको, थोड़ा रुक जाओ, पानी वानी पी लो, थूक वूक लो। हमें कुत्ते रो रहे हैं, कुछ मिसहैपनिंग होने वाली, ये भी रिसर्च करा। दिस इज द डेप्थ ऑफ इंडियन कल्चर, फुल ऑफ वैल्यूज। अभी कुछ मंगाया है नासा ने जिसको कि सुपरस्टिशंस कह दिया था। जिसको सुपरस्टिशन वो याद नहीं आ रहा है, नासा ने मंगा लिया इंडिया से, बोला हम साहब आप पे इसके हमें आप दे दीजिए, पेटेंट मत मांगिए, हम इस पर रिसर्च करेंगे। जैसे ही हम रिसर्च करेंगे रिसर्च का आउटकम हम आपको फ्री में देंगे। वैसे भी शायद आपको जानकारी होगी तो इंडिया और यूएस का कई तरह का जो है एग्रीमेंट हो चुका है। अब यहां तक का एग्रीमेंट हो चुका है कि जितनी भी इंटेल्स होंगे, इंटेलिजेंस जो है इंफॉर्मेशंस होंगी वो भी एक्सचेंज होंगी और दोनों एक दूसरे के जो इंटेलिजेंस का सेटअप है उस पर एक्सेस है अनलिमिटेड। मतलब यूएस वाला हमारा जो डिफेंस का इंटेल सिस्टम है, हमारे यहाँ तो डिफेंस का है, उनके यहाँ एक अलग से नेशनल जो है इंटेल का सिस्टम बनाया गया है जीपीएस का, तो वो अलग है। तो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अंदाजा नहीं लग रहा है किसी, और इंडिया तो इतनी तेजी से बदल रही है कि किसी को अंदाजा नहीं लग। कल जो बात मैंने कही थी कि यूएई और इजराइल का समझौता कौन करा सकता था? केवल मोदी। तो यूएस की देन नहीं है। और तो और अभी ईरान का स्टेटमेंट देखा आपने? नहीं देखा। ईरान को लेकर के, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के बातचीत होने जा रही है। तो ईरान कह रहा है कि भाई हमको जो है एनर्जी वाला पहले अश्योर करो कि हमको एनर्जी बनाने दोगे तो हम बातचीत में आएंगे।
बाइडेन ने कहा ठीक है, ईरान से भी अगर अमेरिका की बातचीत कोई करा सकता था तो केवल आपका प्राइम मिनिस्टर। एंड आई एम नॉट प्रेजिंग एनीवन, ये आप समझना कि मैं कोई प्रेजिंग नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूं। और ये तभी हो सकता है जब आप बहुत वैल्यूज आपकी बड़ी डेप्थ वाली। आपने कभी किस पर अटैक नहीं किया, आपने कभी एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड नहीं दिखाया। आपके शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हजारों हजार साल पहले से आप ये बात कहते हैं कि सब सुखी हों, सब निरोगी हों, पूरी दुनिया। वसुधैव कुटुंबकम आप कहते हो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपने वसुधैव कुटुंबकम को डाल रखा है। आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी पंचशील पे बनाई है कि दूसरे के साथ कभी हम गलत नहीं करेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। तो दीज आर द इंस्टेंसेस ऑफ डीप रूटेड वैल्यूज ऑफ इंडियन कल्चर। और कल्चर न धर्म का मोहताज नहीं होता है, तो इसको धर्म से कोई नहीं जोड़ेगा, ये ध्यान रखना। धर्म जब तुम बोलोगे तब तुम बोलोगे हिंदू कल्चर, इस्लामिक कल्चर, तो धर्म तो बोलना नहीं है, इंडियन कल्चर। हम लोग भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, ना कि किसी धर्म के कल्चर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और उन चीजों को जो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में शुरू से आगे ले जा रहे हैं वो डीप रूटेड थी आपकी सोसाइटी में। और फिर आप जो है जिन चीजों को आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा है, दे वर आल्सो डीपली रूटेड इन द सोसाइटी। ठीक है? तो जो भी कल्चर होगा अगर उसकी वैल्यूज स्ट्रांग हैं तभी वो नहीं लड़ता, झगड़ता, मारपीट करता, उसको जरूरत ही नहीं है। दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करेगी। आप सबने सुना होगा कि जैसे ही ट्रंप गया, बाइडेन आया, तो पूरा सोशल मीडिया एंड मीडिया भर गया, बाइडेन आया, अब देखो इंडिया के साथ क्या होगा। क्या हुआ? बाइडेन भी जी मोदी जी कर रहे हैं। ट्रंप तो थोड़ा सनकी भी था, ये तो बिल्कुल यस मिलॉट टाइप बात करते हैं मोदी से। और जिन चीजों पर आप आगे बढ़ रहे हैं 10 साल बाद सेल्फ सफिशिएंट तो कोई होता नहीं। नो वन इज सेल्फ सफिशिएंट, ना मैं, ना आप, ना कोई। लेकिन सेल्फ रिलायंट जरूर हो जाएगा इंडिया। और 2030 तक 70% तक ऑयल की जरूरत खत्म। तो क्यों ना यूएई, क्यों ना सऊदी भारत से अच्छा रिलेशन रखे। ये जो 30% जरूरत होगी वो भी 2070 तक तो कम से कम बेच लें। अदरवाइज क्या होगा? खाएंगे क्या? तेल नहीं बिका तो गल्फ में खाएंगे क्या? दिस इज द रीजन। देखिए बहुत हर चीज में अब बात निकली है वैल्यूज को, तो मैं आपको समझा रहा हूं और इकोनॉमिक जो है एस्पेक्ट भी समझा दे रहा हूं। यहां पर हर चीज में, इन एवरी डिसीजन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कौन होता है? आर्थिक, इकोनॉमिक टेस्ट। दुनिया बदल रही है, ये अबू धाबी के प्रिंस को समझ आ गया। और वो पहले भी, वो सबसे पहले समझने वाले थे। 1971 में उन्होंने यूएई बना डाला, जब सब आपस में लड़ रहे थे।
बाकी गल्फ कंट्रीज लड़ रही, इन्होंने यूएई बना लिया अपना। 5-7 अमीर मिले, बना लिया। ये एडवांस रहे। अभी धीरे धीरे देखिए डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। कल पहली मैरिज हुई है वहां पर जो आगे मतलब इस्लामिक कल्चर के अलग हुई है। एक कनाडियन कपल जो है वहां अबू धाबी में शादी किया है और उसको अबू धाबी की सरकार ने लाइसेंस दे दिया वैलिड मैरिज का। ये जो लिबरल एटीट्यूड अपनाया जा रहा है, इसके पीछे भी कारण है कि आगे आने वाले टाइम में तेल की इकोनॉमी खत्म होने वाली है। सब लोग पढ़ लीजिए, पेरिस, ग्लासगो, पता चल जाएगा, कोप 26, सबको पता चल जाएगा। तो इसलिए वैल्यूज ही फाइनली अल्टीमेटली आपको सोसाइटी में, अपनी पर्सनल लाइफ में और दुनिया में भी डिफरेंट बनाती है और डिफरेंटली रिकॉग्नाइज कराती है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, आपको याद होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जब वो हुआ है ना, इंडिया को उन्होंने बुला लिया एज अ गेस्ट, इनवाइटी बुला लिया। अब पाकिस्तान ने धमकी तक दे डाली, लेकिन उन्होंने अपना डिसीजन नहीं बदला। बोला ना इंडिया आएगा, आप आओ चाहे ना आओ। फिर बाद में गए थे कि नहीं, पाकिस्तान गया था कि नहीं गया था? नहीं गया, मत जाओ। तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो, क्योंकि आपकी सोसाइटी में वैल्यूज बहुत हालो हैं। हालो समझते? ढोल जैसा खोखला। आपने वैल्यूज डेवलप नहीं किया, इसलिए आप पिछड़ रहे हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर, जहां जहां भी, आप श्रीलंका को देख लीजिए, वैल्यूज नहीं डेवलप किया, पीछे चले गए। क्या वैल्यू नहीं डेवलप किया? श्रीलंका लें, तमिल्स को राइट्स नहीं दिए, पीछे चले गए। भाई आप उनको सेकेंड ग्रेड भी नहीं माने। मतलब तमिलियन की ये प्रॉब्लम थी कि उनको सेकेंड क्लास सिटीजन जैसा राइट भी नहीं मिला। और आपने, अब देखिए इसी पर, अब देखिए आपने क्या किया, आपने इंडियन वैल्यू सिस्टम से जैसे ही डेविएट किया, मिस्टर राजीव गांधी श्रीलंका में फोर्स भेज दिए, और पीस कीपिंग फोर्स इंडिया हमेशा भेजती थी, उन्होंने क्या किया, फाइट करने के लिए फोर्स भेज दी, मारे गए। इंडिया के वैल्यू सिस्टम में यही नहीं है, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, पंचशील में ये था ही नहीं कि दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाओ। आपने गलत किया, भुगते, भुगत लिए। तो ये है वैल्यू का रोल। हम लोग समझते नहीं हैं, हम लोग को लगता है ये पॉलिटिकल डिसीजन। नहीं भैया, ये वैल्यू है, यहां पर देयर इज द वैल्यू। आपको समझना होगा, वैल्यू छोड़ोगे तो कहीं का नहीं रहोगे। और वैल्यूज आपकी स्ट्रेंथ हैं, वीकनेस ही हैं। तो जो लोग भी ये बोलते हैं हमको सोसाइटी से क्या करना है, सोसाइटी हमको कुछ दे देती है, वो एक्चुअली बहुत वीक लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं, वो खुद में बड़े कमजोर हैं। और आप लिख के देख, मैं आपको लिख के देता हूं, आप देख लीजिए उनका लाइफ, उनके नाम कोई बड़े अचीवमेंट नहीं आते। देखिएगा अपनी पूरी लाइफ में ऐसे लोग जो आपको मिलेंगे, सोसाइटी को दरकिनार करेंगे, ठीक है, और सबको दरकिनार करेंगे, उनके नाम बहुत अचीवमेंट्स नहीं आते हैं। डरपोक हैं, सोशल नॉर्म्स से भाग करके कुछ और कर रहे हैं, तो डरपोक लोग हैं, सामना नहीं कर पाए, कायर हैं, कावर्ड्स हैं। तो इसलिए वैल्यूज जो है उड़ना नहीं है, वैल्यूज को लेके चलना।
ध्यान दीजिएगा, अब एक बड़ी बात बोल रहे हैं, इतने लंबा लेक्चर जो मैंने दिया उसके पीछे का रीजन। अब जरा देखिए कि अगर आप ये कहते हैं कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज हैज एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, गुजराल डॉक्ट्रिन, तो कहां से आया? वैल्यू सिस्टम से। क्लियर? क्लियर है ना? पंचशील सबको पता है कि नहीं? थैंक यू यार। तो फिर वहीं से आया, ये आप समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में महिलाओं को, विमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन दिया गया। क्यों? इंडियन सोसाइटी में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वैल्यू सिस्टम से है ना भाई। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम आवर वैल्यू सिस्टम। और सोसाइटीज के पास एक दो वैल्यूज नहीं होती हैं, हजारों वैल्यूज होती हैं। आपके पास नहीं है तो कोई क्या करे? मैं ये भी लिखवाऊंगा कि आजकल की सोसाइटी में क्या हो गया है, बिलीफ लाखों हैं, हजारों हैं, वैल्यू दर्जन भर भी नहीं बचे। वैल्यू नहीं तो इंसान कमजोर हो जाता है। इंसान कमजोर, सोसाइटी कमजोर, सोसाइटी कमजोर, कंट्री कमजोर, कंट्री कमजोर, तो सब गया। कई भैंस पानी। चलिए लिख दीजिए, वैल्यूज इन्फ्लुएंस behavior of people and serve as the criteria for evaluating the actions of others. Next, they help in creating norms to help day-to-day behavior of individuals. मैंने कहा कुछ लोगों को बुरा लग गया, मैंने कहा टाइम पे आओ, बिफोर द क्लास एंटर इन द क्लासरूम। बुरा लगा ना कुछ लोगों को? इनको बुरा लगा? जो लोग क्लास में हैं उनमें से किसी को बुरा लगा? लगा है। मेरे से कुछ छुपता नहीं है, मैं इतना तेज आदमी हूं कि आपको अंदाजा नहीं है। हम ऐसे देखते हैं आपकी आंखों में, हमको सब पता चल जाता चल क्या रहा है अंदर। लेकिन प्लीज अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको माइंड मत करिएगा। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि वैल्यूज कहीं से कमजोर हैं। आप में आपकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं उनको आपने मजबूत नहीं कर रखा अभी तक। समझ रहे हैं? और प्लीज माइंड मत करिएगा, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा। इस बात को समझिए कि ये है रोल ऑफ द वैल्यू, कि अगर आपको कोई एथिकल मॉरल चीज
बुरी लग गई, इसका मतलब यू हैव अ वेरी वीक लेवल ऑफ वैल्यू सिस्टम, कमजोर वैल्यू सिस्टम है आपका। और फिर ये क्या करेगा, आपको एक कमजोर पर्सनालिटी बना देगा। हमको पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? पहले हमारे टाइम में नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी 10th तक, 8वीं तक तो कंपलसरी था ही था, और उसमें भी स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता था। और हमारे स्कूल के वो जो टीचर थे मॉरल एजुकेशन वाले, वो उनके पास ये राइट था कि किसी के कंडक्ट के बेस पर उसको फेल कर दें, भले वो 100% सही आंसर लिख के आया हो कॉपी में। अब कोई ग्रेस मार्क्स नहीं होते थे, फेल तो फेल, चल निकल। एक साल फिर रगड़, काहे लिए? मैथ्स में 100 में 100 आया, लेकिन मॉरल साइंस में फेल हो गया। पढ़ा दिया मान लो किताब में, उस तरह से एक्ट नहीं किया तो कोई रोल मॉडल नहीं दिखा, ना घर में ना इंस्टीट्यूशन में, तो भी कमजोर हो जाएगा और पता नहीं चलेगा। इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज जो हैं वो वीक हो जाती हैं, पता किसी को नहीं चलता। पता तब चलता है जब हम आप इस दुनियावी माहौल में अपने एग्जिस्टेंस के लिए जद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तब पता चलता है यार, सामने वाला तो इतना स्ट्रगल कर रहा है, हम थक गए, अब हमसे नहीं हो पा रहा है। वो स्ट्रगल करके अचीव कर लिया, मैं रह गया। तो ये इंपैक्ट डालता है लॉन्ग रन में। इसीलिए डे टू डे लाइफ को हमें आपको वैसे ही जीना चाहिए जैसा किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम सिचुएशन में हमें जीना पड़े। और आप तो ऐसे एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया के रहने वाले हैं कि आप तो एक्सट्रीम वेदर एटलीस्ट 6-8 महीने तो झेलते ही हैं, 4 महीना तो एक्सट्रीम वेदर झेल ही लेते हैं। तो आप में तो ये चीज और ज्यादा है, टू फाइट विद एक्सट्रीम्स। ऑब्वियसली ज्यादा होगी भाई। कल रात में मैंने हीटर सही से बंद कर दिया, मुझे लगता है 2-3 बजे। सुबह ऐसा लगा कि ये यहां पर कुछ हो गया है ठंडा सा, और टोपी लगाने की आदत नहीं है रात में कि टोपा ओपा लगा के सो जाया जाए। सुबह जुकाम जैसा लग रहा था, फील हो रहा था। आपको कुछ नहीं होता है। मैं सुबह थोड़ा टहलने निकलता हूँ तो किसी को देखता हूँ तो चप्पल पहना हुआ है, मोजे भी नहीं पहनता। मैं, ठंडा नहीं लग रहा है? नहीं साहब, आज ठंडा नहीं है ना, धूप निकला है ना, ठंडा नहीं है। मुझे टेंशन दे देते हैं लोग हैं। तो ये चीज जो है, आप में अगर एक चीज आपको ज्योग्राफी ने दे दिया है, तो वही एटीट्यूड आप अगर सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में लगा दें तो आप चांद पर पहुंच जाएंगे। पर आप ऑब्जर्व नहीं कर दे कि आप तो फाइटर हैं। आप इसको ऑब्जर्व नहीं करते कि आप फाइटर हैं। आपको क्यों नहीं लगता आपको फाइटर? क्योंकि आपका डेली रूटीन है। अब मुझे लग रहा है कि मैं फाइटर हूं, इतनी ठंड में उठना, फिर रोज नहाना, बिना नहाए तो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लग रहा है कि मैं फाइटर हूं, पर आप लोग उसको फील नहीं करते। ऑब्जर्वेशन को बढ़ाइए, क्योंकि आगे जब हम बताएंगे कॉन्शसनेस, रोल ऑफ कॉन्सेंस, और फिर उसमें आएगा कॉन्शसनेस, तब आपको पता चलेगा अच्छा चले जा रहे हैं वहां, तो भी दाएं बाएं देखते पड़ेगा। वो है कॉन्सेंस और कॉन्शसनेस। तो सब कुछ है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ है।
वैल्यूज हेल्प इन इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटीज, वैल्यूज हेल्प इन इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटीज। नेक्स्ट point, they help in integration and fulfillment of basic impulses, impulses and desires of individuals। इम्पल्स और डिजायर कैसे फुलफिल होता है? किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में? थोड़ी देर पहले ही बात आई थी, क्या बात आई थी? मीन्स और एंड वाली, है ना? एक्सट्रिंसिक वैल्यूज क्या हैं? मीन्स हैं टू फुलफिल योर इंट्रिंसिक वैल्यूज। अब डिजायर तो आपके एक्सट्रिंसिक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यूज आपके इंट्रिंसिक डिजायर को फुलफिल कर देती है। बेसिक इंपल्सेस जो हैं वो भी आपके उसी से फुलफिल हो जाते हैं। वैल्यूज तो वैल्यूज हैं, दोनों होंगी ना, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। क्लियर? चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। पहला पॉइंट, दे आर बिलीफ, linked with emotions। They are beliefs linked with emotions। है? कुछ बात है किसी को इसमें समझना है क्या इसमें? कुछ इमोशन से लिंक रहेंगी वैल्यूज हमेशा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू से यू लव योर कंट्री, इमोशन है कि नहीं? लव ही इमोशन है ना भाई। दिमाग से प्रेम तो होता नहीं, दिमाग से होता है क्या? है? होता है? क्या कह रही है बोल? दिमाग से होता है? दिमाग से रिश्ते बनाए जाते हैं उमर मियां, प्रेम नहीं होता। आपने अभी प्रेम को समझा नहीं है। फिर दिमाग से आप रिश्ते बनाते हो, रिलेशंस बना सकते हो आप दिमाग से, प्रेम आप दिमाग से नहीं कर सकते। और प्रेम वो है नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? आउटर फीलिंग्स ना, ऑल द फीलिंग्स, ओके, दे आर रिलेटेड विद द ब्रेन। साइंटिफिकली फिक्शनल इल्यूजन बना दिया गया है कि ये, हाँ। अब यार देखो, प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको इमोशंस और ब्रेन का दिमाग का डिफरेंस नहीं पता है। अब आपने ये सोच लिया कि इमोशंस जो हैं वो ब्रेन के बियॉन्ड हो गए। अरे ब्रेन के बियॉन्ड कैसे हो जाएंगे इमोशंस? ब्रेन पर कब्जा कर लेते हैं इमोशंस, मजनू बन जाता है। लैला लैला चिल्लाऊंगा कपड़ा फाड़ के, कुर्ता फाड़ के, इडियट हो गया। अब जरा बताओ उसके पास कौन सा ब्रेन है? The one who is in idiotic condition, does he has brain? रुक जाओ, उमर को बताने दो, अब आप बता दो। हाँ बोलो। चलता नहीं है ना, तो यही तो मैं भी कह रहा हूं।
हाँ, इमोशंस ने आपके ब्रेन की कैपेसिटी को जीरो कर दिया। तो वही तो अब डॉक्टर को समझाओ। हमें क्या समझा रहे हो, डॉक्टर को समझाओ ना। प्रेम, देखो प्रेम तो हो ही नहीं सकता ना बगैर दिल के। प्रेम जो है इमोशन है, और कोई भी इमोशन दिमाग से नहीं होता। इसीलिए आपको मैं पढ़ाऊंगा इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये बात जिन्होंने कही है या जिन लोगों ने प्रूव की है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो कोई आलतू फालतू डॉक्टर तो नहीं थे। आलतू फालतू डॉक्टर मतलब तो ले लिया, डिग्री हो गया डॉक्टर टाइप, रशिया से ले लिया, चाइना से ले लिया, 1-2 करोड़ दे करके, उस तरह का डॉक्टर नहीं है वो सब रिसर्च किया है और रियल में डॉक्टर है, अप्रूव कर देता है। डेनियल गोल्डमैन आया था मुंबई से, अप्रूव करके गया था। ठीक, चलिए देखो, इसने ना ऐसा सिलेबस बनाया है यूपीएससी ने एथिक्स का कि आदमी को इंसान बनाएगा, अब बनना चाहे तो, और नहीं तो फिर जानवर तो है ही हैं, है ये हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन एनिमल। हम लोग तो एक, अरे भाई डॉक्टर साहब बताएंगे, हम लोग का वो जो क्या स्पेसीज एनिमल वाला ही तो है ना डॉक्टर। हम तो जानवरों की ही प्रजाति के लोग हैं, मैमल्स हैं। आगे बढ़ जाइए, अब कंट्रडिक्शन में हम आगे ना पढ़ेंगे, अब आगे लिखिए प्लीज। हाँ, दे रेफर टू डिजायरेबल गोल्स, they refer to desirable goals that initiate action. That initiate actions. Next, they serve as standard or criteria for actions. Next, values can be put in an orderly manner, can be put in an orderly manner based on their importance relative to one another, relative to one another, one another। मतलब आप चाहें, सॉरी, आप चाहें तो आप अपनी वैल्यूज को सीक्वेंस में रख सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपना उनको, उनके इंपॉर्टेंस के बेसिस पर। और सोसाइटी यही करती है। कुछ वैल्यूज हैं जहां बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती है सोसाइटी, कुछ वैल्यूज हैं जहां थोड़ा लीनियंसी दिखाती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, सोसाइटी यही करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ, the relative importance of, the relative importance of multiple values
गाइड्स, हाँ गाइड्स, ऐसा होगा, गाइड्स द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ही समझ लो, इन आवर सोशल वैल्यू सिस्टम आप जितने लोग हैं सबकी शादी विवाह की उम्र हो गई है, मैरिज की। जितने अंडर ग्रेजुएट हैं हाथ उठा दें बस, अंडर ग्रेजुएट। तो जो भी ग्रेजुएट हो चुका है वो सबका शादी की उम्र हो गया। सोसाइटी तो यही कहती है। पर आपने क्या किया, आप समझिए, पर आपने क्या किया, यू हैव प्रायोरिटाइज्ड योर वैल्यूज relative to their importance. You have given more importance to your career and presently and less importance to your marriage life. ठीक है, आपने ये किया है, दैट्स इट। तो यही हम कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं, रिलेटिव इंपॉर्टेंस के हिसाब से सोसाइटी की वैल्यू या आप अपने पर्सनल वैल्यू सिस्टम को भी प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, ऑर्डर में उसको चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन वैल्यू नहीं चेंज करते आप, है ना। चलिए, वैल्यूज आर बेसिकली म्यूचुअल कंटेंट, म्यूचुअल कंटेंट। चलिए, तो अब आपको फिर से एक बार एक ये वो देख लीजिए कि वैल्यूज आए, इसको बनाइएगा, वैल्यूज, मोरल, thereafter एथिकल या एथिक्स। इसका मतलब इफ देयर आर गुड वैल्यूज, है ना, देन ओनली मोरल। केवल गुड वैल्यूज ही मोरल बनाएंगी, बैड वैल्यूज या पुअर वैल्यूज आपको ही मोरल बना देंगी, है ना। गुड वैल्यूज मोरल बनाती हैं और फिर एथिकल, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें तो हमने कल भी कहा था कि समथिंग इज मोरल बट नॉट एथिकल, तो वो क्राइटेरिया तो बनी रहेगी। ठीक है, तो इसके नीचे लिखिए, इस दोनों के बाद लिखिए, राइट प्लीज। इट मे बी अनएथिकल, यही वाला एथिक्स मतलब गुड वैल्यूज आपका मोरल बना, फिर एथिकल बना, बट इट मे बी अनएथिकल आल्सो। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा, इट मे बी अनएथिकल आल्सो, फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा। देखिए चीजें बार बार लौट के आएंगी, ठीक है, बार बार लौट के आएंगी। मैंने पहले ही कहा था ये चेन लाइक रिएक्शन है। हाँ, अब जान लीजिए वैल्यूज का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि किसी का पब्लिक एडमिशन तो नहीं है, ऑप्शनल, पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल नहीं है ना किसी का। अच्छा, एल्टन मायो नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इफ इन द सोसाइटीज सोशल स्किल्स वुड हैव डेवलप्ड with the advancement of technological development,
then there would not have been another war. अगर जो है सोशल स्केल और टेक्नोलॉजिकल स्किल दोनों एक साथ बराबरी में डेवलप होते तो एक और वॉर नहीं होता, और उनका इशारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ था। अभी आप सबको अंदाजा नहीं होगा, पूरी दुनिया थर्ड वॉर के वर्ज पर खड़ी थी। ऑलमोस्ट ये होने जा रहा था कि अब थर्ड वॉर होगा। उसकी पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया गया फिलहाल के लिए। उसका रीजन क्या हुआ? क्वाड 1, क्वाड 2, यूएई इजराइल का समझौता, फिर ऑकस, फिर अभी क्वाड 3 भी संभावना है कि बनेगा। जिनको लड़ने की ज्यादा तीव्र इच्छा है उनको कर दिया गया दरकिनार। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये सब गए काम से। पूरी दुनिया के पूरी दुनिया जो है अब इनको पूरी तरह से साइड कर देगी। ईरान को सुधार करके अपने साथ ला लेगी। एक झगड़ने वाला कम हो जाएगा। और वो झगड़ना नहीं चाहता, ईरान लड़ना नहीं चाहता, बस ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। क्यों? तो बेचारा शिया कंट्री है, डरता रहता है कि पता नहीं कब ये इकट्ठे हो जाएं और मार दें हमको। उसको डर आईएसआईएस का भी है। ये मसला है, बेसिक बात है। इसलिए सोचता है कि हम अपना बम बना लें तो हमारी तरफ अगर कोई उंगली करेगा तो हम 4-6 बम मारेंगे और हमारा काम हो जाएगा। दिस इज द रीजन। चलिए अब चला लिखिए, एक नोट लिखिए, नोट। मोरल यार, आपने पूरा लिखा क्या है ये बताइए। बट इट मे बी अनएथिकल। एग्जाम्पल सती प्रथा, तो अनएथिकल का एग्जाम्पल है ना सती प्रथा। आज समझ, कॉमा मत लगा लिया करो मियाँ। अब हम कॉमा लगाने आएंगे आपके पास, हाँ? चलिए नोट लिखिए। देयर आर some universally recognized and accepted values that never change due to the change in time and space. Such as honesty, truth, love, देखो आप लोग ना ज़्यादा जो लव के नाम पे बेचैन से हो जाते हैं, प्रेम को समझ ही नहीं पाते। प्रेम भी हम बताएंगे क्या होता है, वक्त आने दीजिए। Love is not that thing that you perceive and you feel. Love is something else. Love is always without any interest. और आपका तो इंटरेस्ट वाला प्रेम होता है, वो प्रेम नहीं है। जहां आपने सोचा कि हमको इसके बदले ये चाहिए, वहीं प्रेम खत्म हो गया। द लव
died at that moment. You are in an illusion that you love someone or someone loves you, but it is not the reality. चलिए, लैब को तीसरे लेवल पर रखा अब्राहम मैस्लो ने। वो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड वाला बात ही नहीं है। That is only the thing that can be felt. Peace, non-violence, etc. कुछ और भी हो सकते हैं यूनिवर्सल, कितने लिखें हम। आजकल जो है कुछ नए सम न्यू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज आ गए हैं। न्यू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज, तो लिख दीजिए सम न्यू वैल्यूज। यूनिवर्सल है ये। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, development of all, right of the development, right of the development, right अधिकार of development. एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस ने राइट बेस अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट दे दिया 2002 में ही। 19 साल हो गए। चलिए, तो विकास करना आपका अधिकार है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ जाइए। अब देखिए कि आपको करना क्या है। आपको लेना है मॉरल जजमेंट, है ना, और एथिकल डिसीजंस भी लेने हैं, स्कोप ऑफ एथिक्स भी देखना है। तो आप जरा सा आ जाइए, एक हेडिंग डालिए, ethical decisions and scope of ethics. हाँ, एथिकल के पहले मोरल का नंबर आएगा ना। मोरल लिखिए, आई एम सॉरी, रिमूव दैट। मोरल हेडिंग में बनाइए, मोरल डिसीजंस एंड जजमेंट्स। मोरल डिसीजन एंड जजमेंट। अच्छा, इस दुनिया में और इस क्लास में क्या कोई है जो ये सोचता है कि उसको एक्सेलेंस नहीं चाहिए? कुछ कम चाहिए? सब चाहिए ना, जो भी सोचते हैं सब चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज, बट यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज। व्हाई टू कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की नौकरी छोड़ी डबल ए की 1999 में, 1999 में। आज मैं होता तो रीजनल मैनेजर होता या जोनल मैनेजर होता। छोड़ दिया मैंने। क्यों? एक चीज कम लग रहा था, अंदर वाला सेटिस्फैक्शन। छोड़ दिया।
तैयारी करी, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर बढ़िया हुए। बढ़िया समझते हैं? बढ़िया जायसवाल बढ़िया होते हैं हमारे। तो हमारे घर वालों ने कहा भाई धंधे बंदे करो, पेट्रोल पंप चलाओ। मामू मामू बोले हमारे, उस दिन गया भी, फिर वहां कुछ कम लग रहा था, फिर चले ना, ये नहीं करेंगे। फिर कुछ और किया, फिर कुछ और किया, एडिटर रहा, सिविल सर्विसेज टाइम्स की मैगजीन आती है उसमें एडिटर रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया में सब एडिटर की नौकरी किया, सब छोड़ता गया। पढ़ाने लगा तब लगा अच्छा अब मिल गया सही, मैं इसी की तलाश में। कंप्रोमाइज करने की जरूरत, तलाशने की जरूरत है कि फॉर व्हाट पर्पस यू हैव गॉट द बर्थ इन दिस यूनिवर्स। ये अलग बात है कि अल्टीमेट पर्पस क्या है, वो मैं बताने जा रहा हूं। अब ये धर्म के हिसाब से बदल जाएगा तो आप चिंता ना करिएगा, आप अपने धर्म के हिसाब से अपना मान लीजिएगा, और नहीं तो आपका धर्म भी परमिट तो करता ही है सूफी मियां मंसूर बनने का। तो मियां मंसूर बने कि ये जो बताने जा रहा हूं वही हो जाएंगे आप भी। ये अलग बात है कि औरंगजेबों से डर के रहना, तो तलवार चल जाएगी गर्दन पे। चलिए मोरल एंड मॉरल जजमेंट हो गई हेडिंग। अब देखिए कि हम अपने लाइफ में हमेशा चाहते हैं कि हम बेस्ट पाएं, बेस्ट हाईएस्ट गुड इन आवर लाइफ। तो वेस्टर्न फिलॉसफी इसको कहती है, जरा लिखिएगा, इन वेस्टर्न फिलॉसफी it is accepted that, sorry, it is advocated, not accepted, is it advocated that human being by nature tries to achieve summum bonum, समम बोनम, सनम ना लिख देना, देखो कुछ लोगों के मुंह से सनम ही निकल रहा है, समम है, समम बोनम, दैट इज हाईएस्ट गुड, हाईएस्ट गुड और बेस्ट इन लाइफ, बेस्ट इन लाइफ। अब देखो वेस्टर्न फिलॉसफी बेस्ट इन लाइफ क्या मानती है, शर्लिन बताएंगी। क्रिश्चियनिटी क्या मानती है बेस्ट इन लाइफ? व्हाट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ? कैथोलिक हो कि प्रोटेस्टेंट? जल्दी बोलो, हाँ तो बोलो ना जल्दी। Follow the rules and all and achieve the excellence in your life, the materialistic excellence in your life, but with the rules and regulations given in the New Testament, है ना? ये है वेस्टर्न फिलॉसफी। ये कहती है आप जो नियम कानून बताए गए हैं, प्रोटेस्टेंट कहता है कि जो न्यू टेस्टामेंट में बताए गए हैं उसको फॉलो करो और लाइफ में खूब तरक्की करो। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम क्या कहता है? देयर में क्या है? देयर में क्या? तुम लोग तो लाइफ आफ्टर डेथ तो मानते नहीं, मानते हैं? लाइफ आफ्टर डेथ मानते हैं? अच्छा हाँ, जिन तो तुम्हारे यहां भी होते हैं यार, हम तो भूल ही गए थे, सारे भूत प्रेत तो होते ही हैं, इनके यहां भी होते हैं।
इविल इनके यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ तो है ही, हमारे यहाँ तो है ही है। और मैं तो ऐसा आदमी हूं कि अभी एकदम रियल एक्सपीरियंसेस बताने लगूंगा तो कुछ लोग डर जाएंगे। मैं ऐसा इंसान हूं, मुझसे जिन जिन्नात भी डरते हैं। हाँ मिला दो, आप ले चलो, भाग जाएंगे वो। क्या कह रही है? अपने वाले? नहीं नहीं, मेरे कोई है ही नहीं। तो सब जगह हैं। ये अलग बात है कि आप साल्वेशन की बात नहीं करते, आप भी नहीं करते साल्वेशन की बात। इस्लाम में भी साल्वेशन की बात नहीं है, मोक्ष की बात नहीं है ना, इस्लाम में भी नहीं है। साल्वेशन है? नहीं नहीं, सब में नहीं, एकदम क्रिश्चियनिटी में नहीं है। मोक्ष मतलब जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, हाँ इस्लाम में बात ही नहीं। अरे यार, कुरान पढ़ा है मैंने, डोंट मिसगाइड मी। और हम जो पढ़ते हैं हम वो जानते हैं, ये याद रखना, ठीक? लेकिन वो वाली जिंदगी भी हाँ, आपके यहाँ दोनों खत्म नहीं होती, हमारे आफ्टर वाली कभी खत्म नहीं होती। ठीक है। और वहां अगर खुदा खुश हुआ तो तुमको फिर से दोबारा नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा, जन्नत में भेजेगा। हाँ, अरे वो तो दूसरी बात है, अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं, पहले वही रुको। अरे मैं समझ रहा हूं, वो दूसरी बात है, अभी वहां हम कर्मा पर आ ही नहीं रहे हैं। अभी मेरा मतलब ये है कि भारत में जो भी दर्शन है, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो कोई और हो, इंडिया में इंडियन कल्चर क्या करता है, इंडियन कल्चर कहता है कि इस दुनिया में ना इस माया मोह से मुक्ति चाहिए। और मुक्ति कैसी चाहिए? तो तुमको जन्नत चाहिए, हमको स्वर्ग चाहिए। बातें की है, बातें की है। तुमको क्या चाहिए? हेवन इनको भी चाहिए, इनको भी स्वर्ग चाहिए। हाँ, इनके किताब लिखने वालों ने सीधे ऋग्वेद उठाया और छाप दिया। डोंट टेक पर्सनल, धर्म पर मैं कोई बात नहीं करता, मजाक कर रहा हूं, ठीक? तो क्या हुआ कि स्वर्ग चाहिए। तो इंडिया में समम बोनम क्या है ये समझना। इंडिया में मटेरियल लाइफ इज नॉट द समम बोनम, इंडिया में इमटेरियल लाइफ इज समम बोनम। क्लियर? ये मैं कहना चाह रहा था कि भैया इंडिया में व्हाट इज द बेस्ट इन लाइफ, दैट इज साल्वेशन। इन इंडिया समम बोनम इज सब। लिखते चलो, खत्म हो रहा है टाइम, आज बस इतना ही है। मैं कल से लंबी क्लास होगी। एक्चुअली आज मेरा कुछ एक नया बैच शुरू हो रहा था पैन अकेडमी पे, तो थोड़ा ज्यादा व्यस्तता है मेरी। खुश हो रही हैं, पढ़ना लिखना है नहीं, नालायक। साल्वेशन, अब जरा लिखिए, इन वेस्टर्न फिलॉसफी, टर्लिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज से याद रखना, इन वेस्टर्न फिलॉसफी द नॉलेज इज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक, SAKE, शेक नहीं बोल रहा और ना तो शेख बोल रहा हूं, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। वाइल इन इंडियन फिलॉसफी knowledge is for salvation. While in Indian philosophy, knowledge is for salvation. Moral values, आगे लिखिए, moral values and ethical principles.
moral values and ethical principles, help not individuals, help individual to attain what is best. They also help a person to perfect himself or herself as a moral being. ह्यूमन बीइंग से क्या बन गया? मोरल बीइंग बन गया। चलो, तो कल बात करेंगे, और कल तो फिर वही 1 to 6 होगा, और 1 to 6 के लिए थोड़ा सा आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, आप ही के। हाँ, और थोड़ा ब्रेकफास्ट रखे रहिए, कुछ क्रंची सा।